जिस शेप शॉप नाम की ट्रेन में आप लोग बैठे हैं, वो ट्रेन गरीपुर से अमीरपुर तक जाती है। और ट्रेनों का स्वभाव होता है कि एक निश्चित जगह से निश्चित जगह तक जाती है। जैसे दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से जम्मू तवी, और बीच बीच में इनके कुछ स्टेशंस होते हैं जहां पर इनका स्टॉपेज होता है। और फिर क्या होता है, हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां पर कुछ सवारी उतर जाते हैं, वहीं से कुछ लोग चढ़ जाते हैं उसी ट्रेन में। ऐसे ही आगे भी होता है, सवारी उतरते हैं और वहीं से कुछ लोग चढ़ जाते हैं। या मैं ये कहूं, ये बिजनेस जो है ना, संभावनाओं पर आधारित है। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको सेमिनार में 10 लोगों को अगर आपने इनवाइट किया है, तो 10 लोग में हो सकता है 5 लोग आ जाएं सेमिनार में और 5 लोग नहीं आए। हो सकता है 10 के 10 सेमिनार में आ जाए, हो सकता है उसमें से एक भी सेमिनार में नहीं आए। 10 लोगों ने अगर सेमिनार में आया है, तो हो सकता है उनमें 5 लोगों साइन अप कर दे, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है 10 के 10 साइन अप कर दे, और हो सकता है उसमें से एक भी साइन अप नहीं करे। 10 लोगों ने साइन अप कर दिया है, तो हो सकता है उसमें से 5 लोग आपको सेल दे दें, 5 लोग नहीं दे। हो सकता है 10 के 10 सेल दे दे, और हो सकता है उनमें से एक भी सेल नहीं दे। अगर 10 लोगों ने सेल दे दिया है, तो हो सकता है उसमें से 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं काम करें। हो सकता है 10 के 10 काम नहीं करें, या हो सकता है 10 के 10 काम कर जाए। लेकिन अगर 10 के 10 काम कर लिया है, तो उसमें से हो सकता है 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं करें, और हो सकता है 10 के 10 लोग काम करें, उसमें से एक भी काम नहीं करें। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एवरेज काम करता है। दुनिया का मशहूर नियम, पेरेटो का नियम ऐसा कहता है कि दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो 20% सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, और 20% सफलता ही आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर 10 लोगों के साथ ऐसा हुआ ज्वाइन करके, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमको लगता है कि ये बिजनेस तो ऐसा ही है, क्या पता जो 11वां व्यक्ति आपको मिलने वाला था वो आपका कंफर्म डायमंड हो सकता था। लेकिन क्या होता है कि हम यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। तो सेफ शॉप नाम की जो ट्रेन है, जिसमें आप लोगों ने चलने का टिकट लिया है, अमीरपुर जाने का टिकट लिया है, किसी ने सेकंड एसी का टिकट लिया है, उनका टिकट सेकंड एसी में मिल गया, वो जाने का फैसला कर लिया। जिनको उसमें टिकट नहीं मिली, सीट नहीं मिली, उन्होंने बोला कि मैं सेकंड एसी से नीचे तो मैं जाता नहीं हूं, और वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हम सेकंड एसी में नहीं मिला तो क्या हुआ, हम थर्ड एसी में जाएंगे, थर्ड एसी का टिकट ले लेते हैं और उसमें बैठकर सफर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो थर्ड एसी में टिकट नहीं मिलता है, तो वो बोलते हैं कि मैं तो थर्ड एसी से नीचे जा नहीं सकता। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं थर्ड एसी में नहीं मिला तो क्या हुआ, हम स्लीपर क्लास में जाएंगे। और कुछ लोगों को स्लीपर क्लास में सीट मिल जाती है और वो सफर की शुरुआत स्लीपर में करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिलती है, वो बोलते हैं मैं स्लीपर से नीचे तो जा नहीं सकता आगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपर में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, ये ठान लेते हैं कि हम जनरल क्लास में जाएंगे। और कुछ लोगों को जनरल क्लास में सीट मिल भी जाती है और वो सफर वहां से शुरुआत करते हैं। और कुछ लोग ये फैसला कर लेते हैं कि मैं जनरल क्लास में तो बिल्कुल नहीं सफर कर सकता। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जिद्दी किस्म के लोग होते हैं जिनको जनरल क्लास में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, फिर भी वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए
पायदान का जो हैंडल है ना, उसको पकड़कर हम अमीरपुर जाएंगे। और पायदान का जो हैंडल पकड़ते हैं ना, उस दरमियान गर्मी का भी मौसम आ सकता है, हो सकता है, ठंडी का भी मौसम हो सकता है, बरसात का भी मौसम हो सकता है। अगर इन मौसमों को सहकर पायदान का हैंडल मजबूती से पकड़ के रखें तो वो अमीरपुर जरूर पहुंच सकते हैं। और ये शेफ सोप नाम की जो ट्रेन है, जब ये चलती है तो इनका जो पहला स्टेशन आता है उसका नाम है विरोधपुर। कहते हैं नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। आप अपने जीवन में जितना परिवर्तन लाएंगे, आप अपने अंदर जितना परिवर्तन लाएंगे, आपके जीवन में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा, उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। लेकिन जब आप चेंज करेंगे ना, तो लोग आपका विरोध करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से, कोई 60 साल का व्यक्ति है, कल तक धोती कुर्ता पहनता था और एकदम से जीन्स और पैंट में आ जाए तो लोग एकदम से आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, ये क्या हुआ, ये ऐसा, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, इस उम्र में पता नहीं इनको क्या हो गया। लेकिन अगर आप चेंज किया है और उसको बरकरार रखते हैं, जैसे आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो अगर जींस पैंट पहनते रहें, तो वही लोग जो कल तक विरोध करते थे ना, एक दिन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, उस समय इतना जोश में होते हैं और जाकर उनको बोलते हैं कि देखो जी, इस बिजनेस में आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, यहां से आप 2 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, 8 लाख महीना कमा सकते हैं, मैक्सिमम 4 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, 16 लाख महीना कमा सकते हैं। तो जानते हैं सामने वाला क्या बोलता है? बोला, भाई कहीं सुबह सुबह लगा तो नहीं लिया, मैं ही मिला क्या? बोला, देखो ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहां पर। अगर ऐसा ही होता इस बिजनेस में, तो सारे लोग जो बड़े बड़े ऊंचाई पर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अच्छे अच्छे नौकरी के लिए, वो यही काम क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको हमारे बिजनेस का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 16 लाख बिल्कुल यकीन नहीं होता है। ये वैसे होता है जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। और दान पुण्य हर पल, ये जो कहते हैं ना 4 पन होते हैं, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो ये किशोरावस्था, ये जो है ना युवावस्था और वृद्धावस्था, चौथे पन का जो दान है ना, उनमें से सबसे बड़ा दान गौदान को माना गया है। और गौदान लोग आखिरी पल के लिए कराते हैं, आखिरी पन के लिए कराते हैं कि आराम से बैतरनी नदी गाय का पूंछ पकड़कर पार कर जाएंगे और जीवन जो आखिरी पल आसान हो जाएगा। एक बार की बात है, एक 90 साल का व्यक्ति जो पंडित जी को बुलाए थे गौदान कराने के लिए। पंडित जी का घर जजमान के घर से 4 किलोमीटर दूर पे था। जून का महीना था,
पंडित जी पैदल पैदल उनके घर पहुंचे और उनका गौदान कराया। बदले में दक्षिणा में उनको दक्षिणा भी मिला और वो एक बछड़ा, पुष्ट पुष्ट बछड़ा दान में मिला उनको। पंडित जी बछड़ा लेकर चले। बछड़ा तो शुरू शुरू में बड़े जोश से चला, लेकिन चलने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वो चलने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उनको लगा चलो कोई बात नहीं, बछड़ा ही तो है। उन्होंने उसको कंधे पे उठा लिया, रख लिया और चलने लगे। और ये बात जो है ना, 4 नौजवान देख रहा था और उन्होंने प्लानिंग बनाया कि किसी तरह पंडित जी से ये बछड़ा छुड़ाने हैं। और 1-1 किलोमीटर के दूरी पे चारों खड़ा हो गया। जब पहले किलोमीटर पे पंडित जी पहुंचे ना, तो पहला नौजवान मिला, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला बेटा खुश रहो, जियो। पूछा पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं इस दोपहरिया में? तो उन्होंने बताया फला गांव गया था गौदान कराने के लिए, वहां से मैं आ रहा हूं। बोला अच्छा अच्छा। लेकिन बड़े ही आश्चर्य से पूछा पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, ये गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? लट, दिखता नहीं क्या तेरे को? बछड़ा है ये। बोले हैं बछड़ा है। और फिर वो आगे बढ़ गए। दूसरा व्यक्ति भी वही बोला, तीसरा व्यक्ति भी वही बोला। जब चौथे व्यक्ति के पास पहुंचे ना, उसने भी बोला पंडित जी पांव लागी। बोला बेटा खुश रहो, जियो। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? उनको भी सारी बातें उन्होंने बोला। लेकिन आखिरी वाला जो है ना, बड़े ही आश्चर्य से बोला पंडित जी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो गधे के बच्चे को आप अपने कंधे पर रखकर कहां जा रहे हैं? लाइक नालायक, दिखता नहीं क्या? भगवान ने तो बड़ी बड़ी आंखें दिया है, ये बछड़ा है। बोले ये बछड़ा है। और पंडित जी फिर आगे बढ़ गए। जब 4-6 कदम आगे बढ़े ना, जब उन्होंने पलट के उस बछड़े को देखा ना, तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा। फिर जब बछड़े को देखा तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा। पंडित जी ने उसको जमीन पर डाला। राम राम, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता, क्या वो गधे का बच्चा था क्या? पंडित जी ने अपने हाथों से बछड़ा दान किया था, लेकिन 4 अलग अलग लोगों ने बोला कि ये गधे का बच्चा है, ये गधे का बच्चा है। तो पंडित जी को भी ऐसा लगने लगा कि ये कहीं गधे का बच्चा तो नहीं है। अगर चारों एक जगह खड़े होकर ये बोलता ना कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी कभी भी यकीन नहीं करते। लेकिन चारों अलग अलग बोला ना, तो उनको भी शक होने लगा कि ये गधे का बच्चा तो नहीं है। ठीक ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। जब लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, इतने जोश में होते हैं। जब कोई लीडर उनका FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने जब उनके घर जाते हैं ना, और घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो इंसान का स्वभाव होता है, अगर जिस काम को करने के लिए नहीं कहो ना, तो उसको तो वो जरूर करता है। और जब उनको बोलते हैं कि प्लान अभी आप नहीं करना है, अगर प्लान कहीं ले जाना है करने के लिए, तो हम में से किसी को आप साथ में ले लेना, तब आप जाना। लेकिन उनको लगता है यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, वेल क्वालिफाइड, भगवान ने हमको भी दिमाग दिया है, अरे जैसा इन्होंने बोला है वैसा तो मैं भी बता के आ सकता हूं। और इतना जोश होता है ना, जोश जोश में जाकर 10 लोगों को प्लान दिखा देते हैं। और 10 लोग लाइन से ये बोलते हैं तू तो फंस गया, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया। और उसको लगता है कहीं सचमुच में मैं फंस तो नहीं गया। अब क्या होता है, अपलाइन फोन करता है, फोन नहीं उठाता है। अगर रास्ते में दिख जाए तो रास्ता कट मार लेता है। घर अगर अपलाइन मिलने जा रहा है तो बच्चों से कहलवा देता है कि बोल देना पापा जी नहीं है। अब अपलाइन वो सोच रहा है, कल तक तो बोलता था तूफान ला देंगे,
जलजला खड़ा जलजला ला देंगे, डायमंड तो यूं बन के दिखाएंगे। आज हो क्या गया? हो ये गया कि वो बेचारा कोमा में चला गया। अब उसको लगने लगा कि ऐसा कुछ यहां होने वाला नहीं है। उसको ये यकीन हो गया कि सचमुच में मैं फंस गया। आज भी इस पैनल पर बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अपलाइन अगर इनको सेमिनार में ले जाने के लिए बोला होगा, या फिर किसी सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में ले जाने के लिए बोला होगा, सक्सेस प्रीव्यू मीटिंग में ले जाने के लिए बोला होगा, कहीं किसी फंक्शन में ले जाने के लिए बोला होगा, तो उन्होंने यही बोला होगा, देख तू मुझे फंसाने ले जा रहा है, मैं फंसने वाला नहीं हूं, तू कुछ भी कर ले। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कौन है जो यहां पर फंसे हुए नहीं है? कौन है? कोई 20,000 में फंसा हुआ है, कोई 40,000 में फंसा हुआ है, कोई 80,000 में फंसा हुआ है, कोई 1 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.25 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.5 लाख में फंसा हुआ है। अगर फंसना ही है तो 16 लाख रुपए महीने में मैक्सिमम फंस के देखो। यहां पर भी माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर जी ने संजय जैन सर जी को फंसाया। माननीय संजय जैन सर जी ने नरसिंह ग्रेवाल सर जी को फंसाया। माननीय नरसिंह ग्रेवाल सर जी ने माधव सिंह जी को फंसाया। माननीय श्रीमान माधव सिंह जी ने विजयपाल सिंह जी को फंसाया। और इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। फंसने फंसाने से जीवन ऐसा मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे फंसाया था। और आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इस विरोधपुर में ही उतर जाते हैं और टाटा बाय बाय सेफ सोप, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे, और यहीं उतर जाते हैं। क्या आप लोग यहां पर उतरेंगे? क्या आप लोग यहां पर उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका जो अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और आपका अगले स्टेशन का नाम है सलाहपुर। जब कोई नौजवान किसी को प्लान दिखाने जाता है और जोश में बोलता है कि देखें आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 16 लाख यहां से कमा सकते हैं, खानदान में इतिहास लिख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो व्यक्ति बोलता है भाई काहे को अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। कोई नौजवान अगर प्लान दिखाने जाता है तो बोलता है काहे को अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। देख, पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी की तैयारी कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई अधिकारी बन जा, जीवन बढ़िया से जियो, इन सब चीजों में मत फंसो। और अगर कोई मैच्योर पर्सन, नौकरी पेशा वाले लोग, अधिकारी लोग जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का काम करेंगे। भाई साहब अगर आपको कोई काम ही करना था ना, अरे हमको बता दिए होते, 2-4 काम तो हम आपके मतलब का बता देते। लेकिन ये बिल्कुल
ऐसे मुझे भी, जब मैं अपने एक अधिकारी मित्र को, जो मेरा लंगोटिया यार है, बताने गया था ना, मुझको भी बोला था कि सत्येंद्र, तेरे को अपना परवाह नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं अगर किसी दोस्तों से तेरे को मिलवाऊं तो क्या बोलकर मिलवाऊं। बहुत बुरा लगा था। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोग मिलेंगे। अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है, खून पसीना बहाकर, और उस पैसे से कोई ढंग का मकान बना रहे हैं अपने दिमाग लगाकर, और आपका कोई मित्र अगर वहां पर आपसे मिलने आ जाता है तो देखो आपसे क्या बोलेगा, ओहो शर्मा जी मकान बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आप जीवन में मकान बना रहे हैं। बोले हाँ, एक बात आप गलत कर दिए शर्मा जी, ये जो खिड़की है ना, इधर के बजाय अगर इधर दे देते ना, मजा आ जाता। देखो पैसा मेरा लग रहा है, दिमाग मैं लगाया हूं, लगा के बना रहा हूं, लेकिन इनको मजा नहीं आ रहा। ये कभी कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं रखा हो, लेकिन कंप्यूटर के बारे में सलाह ले लो। क्रिकेट के बारे में जानते नहीं है, लेकिन अगर मैच देख रहे हो ना, और विराट कोहली जी अगर एक बॉल मिस कर देना तो बोलते हैं ये छक्के की बॉल थी। विराट कोहली जी को खेलना नहीं आता है। ये जानते हैं कौन होते हैं? फोकटिया सलाहगीर होते हैं। फोकटिया सलाहगीर, किसी भी टॉपिक पे इनसे सलाह ले लो, वो खानदानी सलाहगीर होते हैं, एक्सपर्ट। जबकि बढ़िया सलाह चाहिए ना, तो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं और सलाह देने के फीस लेते हैं। लेकिन ये आई नो ऑल, ये सब जानते हैं। खानदानी सलाहगीर हवाई चप्पल और पजामे में फटफटा रहे होते हैं, और ये कुछ समय बाद दिखेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग बेचारे इन फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में फंस जाते हैं, और ये शाहपुर में ही उतर जाते हैं। क्या लगता है, आप लोग शाहपुर में उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और अगले स्टेशन का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर में ऐसे लोग उतरते हैं जो सिल्वर लेवल का होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, यहां तक कि पर लेवल के होते हैं। इनका चेक 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपया सप्ताह आ रहा होता है। और ये जो है ना, अब क्या करते हैं, सेमिनार में भी जब आधे सेमिनार हो जाए ना, तब जाके सेमिनार में जाकर सिर्फ झांक कर देखते हैं कि वो मेरे काम करने वाले आए हैं कि नहीं आए हैं। और जब उनको देख लेते हैं कि आए हैं, एकदम मन खुश हो जाता है। फ्राइडे के ट्रेनिंग में आधी ट्रेनिंग जब निकल जाएगी ना, तब आएंगे, झांक कर देखेंगे कि हमारे वो काम करने वाले आए हैं कि नहीं। और जब देख लेंगे आए हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि बस इसी तरह से अब मेरा हमेशा चेक आता रहेगा। अब क्या है, ये लोग काम करते रहेंगे और हमको पैसा आता रहेगा। जानते हैं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं, ये गोल्ड हैं, पर्ल हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ किसी को प्लान दिखा सकते हैं?
उनको इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर जो आज ज्वाइन किया या 8 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्वाइन करा सकता है, किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी। निश्चित है कि जो पर्ल हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, ये बढ़िया से तरह समझा सकते हैं लोगों को। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, मैं तो लीडर हो गया, लीडर, और लीडर काम नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं, टाटा बाय बाय सेफ सोप, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे। क्या आप लोग होशियारपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है, और आपके अगले स्टेशन का नाम है रोमांसपुर। ये रोमांसपुर जो है ना, बहुत ही खतरनाक स्टेशन है। यहां पर ऐसे ऐसे लीडर होते हैं जिनका जम के काम चल रहा होता है, और खूब मन लगा के ये काम भी कर रहे होते हैं। इनका दिमाग पूरी तरह से काम धंधे पे होता है, और इनका चेक 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 सप्ताह का चेक आ रहे होते हैं इनको, और बहुत मजे से काम कर रहे होते हैं। इनके साथ एक ही गलती होती है, एक दिन इनके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि मैं आपको बहुत चाहती हूं, या मैं आपको बहुत चाहता हूं। हमारे बिजनेस में लेडीज जेंट्स दोनों काम करते हैं, और ये बेचारे भाई साहब और बहन जी इलू इलू में चले जाते हैं, इलू इलू में चले जाते हैं। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कोई नौजवान के ही मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आएंगे। नहीं, ये किसी के भी मोबाइल पे मैसेज आ सकते हैं। जो दबा के जम के रोकड़ा कमा रहा होगा ना, उसके मोबाइल पे ये मैसेज आ सकता है। क्यों? पैसा कभी भी बूढ़ा नहीं होता, पैसा हमेशा जवान होता है। हमारे माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी और माननीय श्रीमान माधव सर जी हमेशा हमको 2-3 बातें बताया करते थे, और कहते थे कि सत्येंद्र प्रसाद जी, कभी भी आप किसी भी मंच पे रहना ना, तो ये 2-3 बातें लोगों से जरूर शेयर करना। उन्होंने मेरे को बताया था कि सत्येंद्र जी, अगर कोई नौजवान इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है और वो शादी करना चाहता है, तो उसको ठोक ठोक के बोल देना कि 4 साल तक शादी नहीं करे अगर डायमंड बनना है तो। बोला क्यों? बोला जब शादी किसी की जब तय होती है ना, तो शादी से पहले 3 महीना वो शादी में घुसेगा, और शादी के बाद 3 महीना शादी में घुसेगा। और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में 6 महीने का वक्त लगता है कि वो लीडर अपने नेटवर्क से कट जाए। 6 महीना वो टीम अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको ठोक ठोक के समझा देना। और दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर किसी नौजवान की शादी हो गई है तो उसको ठोक ठोक के बोल देना 4 साल तक बच्चे पैदा नहीं करे। बोला क्यों? क्योंकि बोला कि नया नया बाप बनने का नशा ही कुछ और होता है। कहीं से भी आएगा, किधर से भी आएगा, अरे मेरे मुन्ना कहाँ है मुन्ना, वो मुन्ना में घुस जाएगा। मुन्ना के आने के खुशी में 3 महीना, और मुन्ना आ गया उस खुशी में 3 महीना। और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में 6 महीने का ही वक्त लगता है। और तीसरा उन्होंने बोला कि अगर टूटा फूटा मकान है तो उनको बोलना उस मकान में रह ले, हो सके तो किराए के मकान में रह ले, लेकिन डायमंड बनने के दरमियान नया मकान बनाने में हाथ मत लगा देना।
क्यों? कितना भी छोटा मकान बनाएगा, मामूली बात है, 6 महीने का समय लगता ही है, और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में भी 6 ही महीने का वक्त लगता है। उनको बोलना, दमदारी के साथ मोटे मोटे चेक कमाते हुए डायमंड बन जाओ, और डायमंड बनने के बाद एक ही साथ डायमंड हाउस खरीद लेना। और बहुत सारे लोग बेचारे इसी रोमांचपुर में उतर जाते हैं, टाटा बाय बाय सेफ सो, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे। क्या आप सभी लोग उतरेंगे? उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है, और आपका जो अगले स्टेशन का नाम है आलस्यपुर। ये आलस्यपुर में ऐसे लोग उतरते हैं जो 40,000, 50,000 सप्ताह कमा रहे होते हैं, महीने के 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना कमा रहे होते हैं। और ये लीडर ऐसे लीडर होते हैं, सेमिनार में तो परमानेंट जाना बंद, सेमिनार में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, फ्राइडे के ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोर ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये इन जगहों पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? बड़े बड़े फंक्शन में, जहां इनका सम्मान हो रहा होगा, फूल माले डल रहे होंगे, एंट्री पास लगा हुआ होगा, वहां जाएंगे। क्यों? कि सेमिनार में जाना, फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाना, ये तो अपने शान के खिलाफ समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं, इन जगहों पे नहीं जाएंगे। ये एकदम पैसा तो आ ही रहा दबा के, खूब लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे होंगे, एक से एक ब्रांड के कपड़े, बढ़िया सी गाड़ी भी खरीद ही लिया होगा, उस गाड़ी पे चल रहे होंगे। समाज में कहीं भी जन्मदिन, शादी, मुंडन, समाज में कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, सारे एक्टिविटी अटेंड कर रहे होंगे। बस एटीएम में कार्ड डाला और पैसा निकाला, सारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट, होटल, सब जो भी होता है लाइफ को, उनको लगता है अब क्या है, अब तो जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है, और जीवन में ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, पैसा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जानते क्या होता है? इनको झटका तो तब लगता है जब एटीएम में कार्ड डालते हैं ना, और एटीएम कार्ड बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। फिर इनको लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो, फिर दोबारा डालते हैं कार्ड को, कार्ड बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। फिर वो दौड़े दौड़े बाहर निकलते हैं, बाहर में जो गार्ड बैठा हुआ होता ना, उससे पूछते हैं क्यों भाई, ये मशीन सही है ना? बोला हाँ हाँ, अभी तो बाबूजी ने पैसा निकाल के गए। फिर जाके देखता है, कार्ड डालता है, जवाब आता सॉरी, नो बैलेंस। फिर एकदम दिमाग झन्ना जाता है, गार्ड को बोलता हट, तेरा ये मशीन खराब है, बेवकूफ बना रहा तू। और फिर क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल पे ऑनलाइन बैलेंस देखते हैं, वहां भी बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। इनको लगता है इसमें प्रॉब्लम है। फिर अपना जो है ना बैंक अकाउंट लेकर दौड़ा दौड़ा बैंक जाता है, और वहां जाकर वो दिखाता है, और वहां पर भी बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। इनका दिमाग तो बिल्कुल जाम हो जाता है। और जानते हैं ये क्या बोलते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, हो छोरो
ये न सोचो हे क्या हुआ। अब इनका तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अब ये दौड़े दौड़े कहां जाते हैं जानते हैं? दौड़े दौड़े जाते हैं अपने डाउनलाइन के पास। शर्मा जी देखो, अब तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, अब तक जो गलती हुई ना सो हुई, अब बिल्कुल गलती नहीं होगी। हम दोनों आपके साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों भाई। जहां पर आपका पसीना बहेगा वहां पर हम खून बहाएंगे। एक बार भरोसा कर लो मेरे पे, अब हम मिलके काम करेंगे। शर्मा जी के पास जाते हैं, वर्मा जी के पास जाते हैं, गुप्ता जी के पास जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिसका अब काम करने से मन हट गया तो हट ही गया। जब इनको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने हेल्प किया नहीं, जब इनको इनका काम करने का मन था तब तो इन्होंने इनको साथ दिया नहीं, लेकिन अब इनका काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। और जब कहते हैं ना किसी का मन एकदम से हटते 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 काम से हट जाए तो फिर तो हट ही जाता है। फिर भी दौड़ दौड़ जाता है अपने अपलाइन के पास, सर सर मुझे बचा लो सर, बचा लो सर, इस सप्ताह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर, एक बार बचा लो सर, आखिरी बार मौका दे दो। अब हम वादा करते हैं सर, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे ना सर हम वैसा करेंगे। अपलाइन को लेकर जाता है, लेकिन क्या है, बोला ना कि जिसका दिमाग एक बार हो गया, नहीं करना तो नहीं करना। अब फिर बेचारे क्या करते हैं, बैग उठाते हैं, फिर से प्लान फॉलो, 1,000 का चेक, 2,000 का चेक, 3,000 का चेक। कुछ लोग इस तरह से शुरुआत कर लेते हैं और आगे चलकर समय भले ही थोड़ा लग जाता है, लेकिन आगे चलकर ये फिर सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं सलाहपुर में उतर जाते हैं, अलविदा सेफ सोप, अब हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या लग रहा है, आप सभी लोग आलस्यपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, इन सारे स्टेशनों को पार अगर कर लिया आप तो आप अमीरपुर पहुंच सकते हैं, अमीरपुर पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस को करने या ना करने की मानसिकता माहौल पर निर्भर करती है। दरअसल क्या होता है कि जहां हम पले बढ़े होते हैं, जिस माहौल में हम पले बढ़े होते हैं ना, वहां पर हमको ठोक ठोक के एक ही बात बताया जाता है। बचपन से हमारे दिमाग में यह डाला जाता है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, तेरे को बढ़िया सा कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़, और बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा। और बेटा अगर कोई पैकेज मिल गया ना तो समझ ले तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे दिलो दिमाग में ये डाला जाता है, जॉब जॉब जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब की असली कहानी अगर जानना है ना तो जानते हैं, जिनकी 1 साल के अंदर अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है, जानते हैं उनको कैसा लगता है? उनको एकदम से दुनिया हरी हरी दिखाई देती है, एकदम से हरी हरी। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वाले को, इलाके वाले को, मिलने वाले को, जो भी मिले चुन चुन के उनको बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। वो चाहे कोई मित्र 1.5 साल बाद मिले, वो पूछे या ना पूछे, उसको बोलते हैं तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है।
कोई पूछे या ना पूछे, मोहल्ले इलाके एक एक व्यक्ति को चुन चुन के बताते हैं मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। लेकिन जानते हैं सरकारी नौकरी की असली कहानी वहां से शुरू होती है जिनकी नौकरी 5 साल हो चुकी है, जिनकी नौकरी 10 साल हो चुकी है, जिनकी नौकरी 15 साल हो चुकी है। अगर सरकारी नौकरी की प्योर सच्चाई जानना चाहते हैं आप, ये आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ब्लैक एक रॉक गायक है। तो सरकारी नौकरी की सच्चाई अगर जानना है ना, तो आप उनसे जाकर मिलें जो अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाकर पूछें कि नौकरी कैसी लगी। मैंने अपने ही घरों में देखा है, हमारे दादाजी जितने भी भाई सब रेलवे में नौकरी करते थे, हमारे पिताजी जितने भी भाई सब रेलवे में नौकरी करते थे। हमारे जानते हैं उनको क्या देखता था, 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी ना, तो एकदम से गर्म हो जाते थे। इधर थैला फल फ्रूट का, इधर मिठाई का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को जो भी मांगो ना सब मिल जाता था। उसी पिताजी को मैंने 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा था, और महीने के आखिरी में 25 तारीख आते आते तो पक्के बेशरम होते हुए देखा था कि एक 500 का नोट दियो 1 तारीख को दे दूंगा, एक 2000 का नोट दियो 1 तारीख को दे दूंगा। नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी नहीं आगे बढ़ने देगी। लेकिन क्या कहते हैं सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरी लगी नहीं। शायद 60-70 की लग जाती तो मैं इस बिजनेस को भी हल्के में ले लेता और शायद छोड़ चुका होता। आपके सामने आज इस बिजनेस में होता नहीं। आज जो बातें हमने इस नौकरी के बारे में बोला, ये हमने अपने घरों में देखा है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल अनुभव। और सारा खेल इस बिजनेस में जो है ना, पेशेंस का है, धैर्य का है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। एक 25 साल का नौजवान जो हमेशा यही सोचता था रात दिन कि मैं कैसे फटाफट अमीर बन जाऊं, कैसे मैं फटाफट अमीर बन जाऊं, कोई सपने में गड़ा हुआ धन मुझे मिल जाए, किसी अमीर घर में हमारी शादी हो जाए और मैं घर जवाई बस जाऊं। हमेशा यही सपने में सोचता रहता था। उसको पता चला पास के गांव में कोई जो है ना पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं, और वो जो भी पूछो सब सच सच बता देते हैं। इन लोगों ने भी सोचा, ये नौजवान सोचा चलते हैं महात्मा जी से कोई मंत्र मांग लेंगे। जाकर एकदम साष्टांग लेटकर महात्मा जी को नमस्कार किया। बोला महात्मा जी कोई ऐसा मंत्र बता दे मुझे जिससे मैं फटाफट अमीर बन जाऊं। बोला बेटा मंत्र तो है और गारंटेड है, लेकिन तेरे को धैर्य रखना पड़ेगा। बोला वो बस चिंता मत करो उसकी, तो मैं धैर्य रख लूंगा, बस आप मंत्र बता दो। बोला बेटा देख ले, सोच ले, समझ ले। बोला बिल्कुल सोच लिया, समझ लिया, और बिल्कुल जो आपने बोला है धैर्य रखूंगा। जब महात्मा जी को लगा कि ये सचमुच में सही कह रहा है, तब उन्होंने वो मंत्र उसको दे दिया, और मंत्र के हिसाब से नियम से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक
उस मंत्र को पढ़ना था। अब आप सोच लें कि ऐसा मंत्र आपके हाथ लग जाए कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो रात को भला नींद आएगी क्या? वो पूरी रात सोचता रहा कि मैं इस मंत्र से क्या करूं, इस मंत्र से क्या करूं। तो उसको लगा कि आजकल सोना बहुत महंगा है। अपने घर के सामने ढेर सारे ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का पहाड़ जैसा ढेर बनवा लिया और गंगा जल लेकर सुबह 9 बजे बैठ गया और बस एक ही बात कहने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। 9 से 5 तक यही काम था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। जानते हैं 10वें दिन वो मंत्र पढ़ने तो बैठा था, लेकिन जितना जोश उसको पहले दिन मंत्र पढ़ने में था ना, उतना वो 10वें दिन नहीं लग रहा था। पहले दिन बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, लेकिन 10वें दिन वो बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, ऐसा बोल रहा था। सुबह से मंत्र पढ़ते पढ़ते जब शाम के 4 बज गए ना, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गई और बोला, हे मिट्टी तू अगर सोना नहीं होती ना, तो कम से कम लोहा हो जा। और वही वो पल था, वो जो बोलता सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया। अब क्या लग रहा है, लोहा बेच के कब तक खा लेगा, लेकिन अगर सोना बन जाती तो पीढ़ियां सुरक्षित हो जाता ना। अब बाबा का मंत्र गारंटेड था या नहीं था ना? बाबा का मंत्र बिल्कुल गारंटेड था, लेकिन बाबा ने बोला था धैर्य रखना पड़ेगा। कब तक धैर्य रखना पड़ेगा ये नहीं बोला था। यहां पर भी जब आपको प्लान दिखाने जब कोई आते हैं तो यही बताते हैं, 1 साल में अगर आपकी 10 की टीम बनती है और दूसरे साल में 10 लोगों के साथ भी 10-10 लोग आते हैं तो 100 की टीम, तीसरे साल 1000 की टीम और चौथे साल 10,000 की टीम। आपको यहां पर भी जिन्होंने भी जो बोला है ना कि 4 साल तक बोला है कि आप 4 साल में डायमंड बन जाएंगे, यहां पर भी जो बोला है ये भी बिल्कुल सच बोला है। और वहां महात्मा जी भी बिल्कुल सच बोले थे, दोनों ने सच बोला था। बाबा जी और यहां में सिर्फ एक ही अंतर है कि उन्होंने भी बोला था पैसेंस रखना, धैर्य रखना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि कब तक धैर्य रखना। लेकिन यहां पर ठोक ठोक के बोला है कि 4 साल तक धैर्य रखना। अगर 4 साल में आप डायमंड नहीं बना, अगर सिस्टमेटिक लिस्ट है, प्लान फॉलोअप सब कुछ सिस्टमेटिक आप कर रहे हैं और 4 साल में आप डायमंड नहीं बना, तो उस अप लीडर का, उस अपलाइन का गिरेबान पकड़ लेना कि मैं डायमंड क्यों नहीं बना। लेकिन गिरेबान कोई पकड़ेगा कौन? जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा, और जो 4 साल तक टिकेगा वो पकड़ेगा क्यों? पकड़ेगा क्यों? तो ये सारा खेल पेशेंस का है। पेशेंस खोते ही लोग बिजनेस या खुशियां